हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश दत्त शर्मा। एज यू वेरी वेल नो, आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट आईआईटी जेईई नीट इज कंटिन्यू इन द प्रोसेस। और आज हम लेकर आए हैं इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 4। इससे पहले इक्विलिब्रियम के 3 लेक्चर्स में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया है, जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट ली-चाटलर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी, केसी एंड द रिलेशनशिप एंड द स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड इन आईआईटी जेईई नीट। हम सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर चुके हैं इन 3 लेक्चर्स में। ठीक है, यू विल गेट द प्लेलिस्ट सेशन इक्विलिब्रियम बाय एनडीएस सर, यू विल गेट द लेक्चर्स रिगार्डिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम जो आज स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 के अंदर, उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। यहां पर आपके क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है। मतलब अगर ये आप इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग आप डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड के लिए, बेस के लिए, पीएच का क्या रिलेशन होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये थोड़ा बेसिक फंडामेंटल नहीं सीखोगे तो आपका पीएच का कॉन्सेप्ट है, साल्ट हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट है, बफर सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, ये आप थोड़ा सा ठीक से ग्रैब नहीं कर पाओगे। बिकॉज इफ यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट द पीकेए, पीकेबी, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए के बी, तो आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में अप्रोच में दिक्कत आएगी। इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो हमारा रहेगा इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 4 के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं, और फिर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और नीट में आए हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। और आपको मैं बता दूं, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर पिछले 20 सालों के अंदर 11 बार नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपका जेईई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम लेक्चर नंबर 4 और डिस्कशन करेंगे आज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। हर लेक्चर के अंदर एक टॉपिक पिकअप करने वाला हूं। ठीक है, तो आपका ये समझ के चलिए 5-6 लेक्चर के अंदर ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है, इसके ऊपर पूरी कमांड आपकी हो जाएगी एंड यू विल गेट remove the phobia of the numericals of the ionic equilibrium definitely। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्या से फंडामेंटल आप रिलेट करेंगे। देखिए, क्या सबसे पहले सॉल्युबिलिटी टर्म क्या है, देखिए व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी, ऐसे लिखते हैं इसको। देखो, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या it is defined as the maximum number of moles of solute which can be dissolved in a particular solvent to make it 1 liter solution। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं कि maximum amount of solute या maximum number of moles of solute that can be dissolved in a particular solvent, और क्या बनाने के लिए, to make 1 liter solution। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडामेंटल है, समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू मेक 1 liter सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट, पर्टिकुलर सोल्यूट। अब देखो होगा क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन बनेगा, इट विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये भी ध्यान रखना, ये भी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लीटर जो सॉल्यूशन बनेगा इट विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बिकॉज saturated solution is that solution in which no more solute can be dissolved, no more solute can be dissolved। जैसे आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया, एक बीकर के अंदर आपने पानी लिया और उसमें आप एक सॉल्ट डालते जा रहे हो, तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर सॉल्ट है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो उस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेट, और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब उस स्टेज के बाद आप और सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर सकते उस नॉर्मल कंडीशन के ऊपर। तो क्या है सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम में है। अब क्वेश्चन ये रिलेट होता है, सर इक्विलिब्रियम के अंदर सॉल्युबिलिटी का रिलेशनशिप क्या है, तो आपको मैं बताता हूं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी इट विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट, बिकॉज इफ द सॉल्ट्स आर कंप्लीटली सोल्यूबल, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, दीज सॉल्ट्स आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, दे हैव ऑलमोस्ट 100% degree of dissociation, but in case of sparingly soluble salt, for example silver chloride, if I have AgCl solid, this is the sparingly soluble salt, this is partially soluble salt, but when it is dissolved in water
व्हेन इट इज डिजोल्ड इन वाटर, जब एक स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हम क्या कहेंगे, द some of the salt will get dissolved in the water and the maximum of the salt will remain unionized। देखो जब AgCl का salt है, this is a sparingly soluble salt, जब इसको आप वाटर में डिजोल्व करते हैं या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो हम क्या कहेंगे, इट्स सम ऑफ द सॉल्ट विल गेट डिजोल्व इन वाटर, जो सॉल्ट वाटर में डिजोल्व हो जाएगा सो इट विल गेट आयोनाइज इनटू Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है, इट विल एग्जिस्ट एज ए आयंस those salt which has been dissolved, ठीक है, but the salt, the quantity of the salt which has not dissolved, it will remain as a solid AgCl। so AgCl से अगर मैं उस तरफ जा रहा हूं there is a dissolution, क्या कहलाएगा ये, डिजोल्यूशन, और इधर आ रहे हैं तो दिस इज द प्रेसिपिटेशन, क्या कहेंगे इसको, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, AgCl सॉलिड की तरफ आ रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, बड़ा ध्यान से सुनिए, व्हेन ए स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट सच एज AgCl इट इज डिजोल्ड इन वाटर, जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हम क्या पाएंगे, some of the salt get dissolved in water and it will behave as a ion, and the quantity of the salt which does not dissolve in the water it will behave as a AgCl solid, ठीक है। so there will be equilibrium exist between the undissolved salt and ions of that particular salt, ठीक है भाई। जैसे आप AgCl स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट ले रहे हो, इसको आपने पानी में डिजोल्व करना शुरू कर दिया तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर AgCl सॉल्ट है वो पानी में डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, देयर विल बी इक्विलिब्रियम सेटअप बिटवीन द undissolved solute and the ions of the solute which has been dissolved, ठीक है, उसके बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो अगर आप इस पे ऊपर ला लगाएं, बड़ा ध्यान से देखिए, अगर इसके ऊपर आप एक ला लगाएं, जैसे इसके ऊपर ही लगा देते हैं, दिस रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, K इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई AgCl कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अनडिजोल्ड सॉल्ट विल बी कांस्टेंट। भाई जो अनडिजोल्ड सॉल्ट है, भाई AgCl को आप पानी में घोल रहे हो तो एक पर्टिकुलर स्टेज पर AgCl आना घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है, डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, तो जो अनडिजोल्ड सॉल्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो क्या है, कांस्टेंट है, तो AgCl को अब यहाँ ले आते हैं K इंटू AgCl, सो इट विल बी Ag पॉजिटिव concentration and product of Cl negative, or this is the constant equilibrium constant, and if I multiply with this another constant we get the constant Ksp, and this is called what, this is called solubility product, this is called what, solubility product बोलते हैं इसको, and this will be equal to the product of the concentration of the ions प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट है, जो सोल्यूट है, जो आयंस डिजोल्व हो चुके हैं उनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, दिस विल बी द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो अब क्या बोलोगे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द product of concentration of the ions present in the solution, and that solution will be called as saturated solution, that will be called as saturated solution। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, this is the solubility product। चलो अब ये तो फंडामेंटल हमारा क्लियर हो गया कि सोल्युबिलिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, ये दोनों फंडामेंटल क्लियर हो गए। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए सुनिए, देखिए क्या है, जैसे अब हम कुछ सॉल्ट का एग्जांपल लेते हैं, उसका हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। भाई आपने जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला है KSP, दिस इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसकी एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं कि हाउ कैन वी यूज इट फॉर द वेरियस न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो क्या कहेंगे इसमें, बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है, बड़ा ध्यान से समझना है, इसमें क्वेश्चन कैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। KSP तो मैंने बता दिया, KSP क्या होता है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ये आप याद रखेंगे, लेकिन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जो आपका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है
it does not vary with the concentration of ions and it does not vary with the other factors like volume of solution and presence of another ions। तो लेकिन solubility product है, it dependent only on the temperature। ध्यान रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, the value of KSP, जो solubility product की जो वैल्यू होगी ना, it is totally and totally depend on temperature। टेम्परेचर बढ़ने से और टेम्परेचर घटने से KSP की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, बट द वैल्यू ऑफ द KSP, द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जैसे अगर कॉमन आयन भी आ गया तो वो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है कॉमन आयन, लेकिन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ द कॉमन आयन ऑन द सोल्युबिलिटी। कॉमन आयन इफेक्ट सोल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है लेकिन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो लेकिन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट केवल टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यही बात हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ी थी, केमिकल इक्विलिब्रियम में कहा था कि वैल्यू ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द टेम्परेचर, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, नॉट ऑन द प्रेशर आल्सो। ठीक है, तो इट डिपेंडेंट ओनली ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलो अब बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास सॉल्ट कैसे कैसे आएंगे। जैसे आपके पास मैंने कह दिया कि कोई स्परेंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, वो AB टाइप का सॉल्ट है। दूसरा एग्जांपल ले लिया, कोई स्परेंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, वो A2B या AB2 टाइप का सॉल्ट है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वो सॉल्ट है AB3 टाइप का सॉल्ट है। और चौथा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वो सॉल्ट है A2B3 टाइप का है। ठीक है, या A3B2 टाइप का है। इसमें से सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आपसे कह दे AB टाइप का सॉल्ट है, AB टाइप का स्परेंगली सोल्यूबल सॉल्ट क्या हो सकता है, लाइक AgCl, लाइक AgBr, लाइक AgI, ठीक है, लाइक सोडियम ब्रोमाइड एटसेट्रा आप ले सकते हैं। इसमें होता क्या है, AB टाइप के सोल्ट में आपको याद रखने की चीज क्या है, AB टाइप के सोल्ट में एक कैटायन A पॉजिटिव होता है, एनायन B नेगेटिव होता है। या फिर कैसे मान लीजिए, इसमें X की वैल्यू 1 होती है और Y की वैल्यू 1 होती है। इनको X और Y की वैल्यू मान लीजिए। जैसे आप Ag पॉजिटिव, X की वैल्यू 1 है, एक आयन होंगे, मतलब जहां पर कैटायन एनायन दोनों 1-1 हो तो यहां पर क्या कर देंगे, आयंस X भी 1 है, Y भी 1 है। अब इस टाइप में क्या होंगे, A2B टाइप या AB2 टाइप के अंदर क्या होगा, देखो अगर मैं A2B टाइप की बात करूं तो यहां पर X की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू 1 है। भाई A के विद रिस्पेक्ट टू X हो गया, B के विद रिस्पेक्ट टू Y हो गया, तो X की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू 1 है। और AB2 टाइप में क्या हो गया, X हमारा 1 है, Y हमारा 2 है। अब आप कहोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो XY, देखना भी कितना अच्छा लॉजिक निकल कर आएगा। आपको मैं KSP फाइंड आउट करने की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी सॉल्ट गिवन हो तो हाउ कैन यू कैलकुलेट KSP इन विद इन 10 सेकेंड और विद इन 5 सेकेंड आल्सो। ठीक है, तो AB2 टाइप क्या होगा, देखो जैसे पहले A2B टाइप देता हूं मैं। A2B टाइप में हो गया जैसे आपका सोडियम सल्फाइड हो गया आपका, और आप इसमें ले लीजिए, और AB2 टाइप के अंदर जैसे कैल्शियम ब्रोमाइड हो गया आपका, क्या हो गया, कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम सल्फेट हो गया। ठीक है, A2B टाइप में सोडियम सल्फेट हो गया, देखो Na2SO4, Na2SO4 ज़्यादा सोडियम हो गया और ये सल्फेट हो गया Na2SO4। तो ऐसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। AB3 टाइप में देख लीजिए, जैसे AlCl3, FeCl3 एटसेट्रा, ये बन जाएंगे। और A2B3 टाइप, A2B3 या A3B2, इसमें आप ले सकते हैं जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, क्या ले सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 की होल ट्वाइस, तो A3B2 टाइप हो गया ये। A3B2 आपको नीचे का विजिबल है, यस विजिबल है। तो इस प्रकार से ले सकते हैं। देखो AB3 टाइप में क्या होगा, X = 1, Y = 3, और इसमें क्या होगा, X = 2, Y = 3, और इसमें क्या होगा, X = 3, Y = 2। A के विद रिस्पेक्ट टू X, अगले आयन के विद रिस्पेक्ट टू Y ले लेना है। ऐसे आपको ये इमेजिन करके चलना है। ठीक है, अब देखो सोल्व करवाएंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। देखो आपको जिसका भी KSP निकालना है तो आपको सॉल्ट आयन से मतलब ही नहीं है। आपको आयंस कोई भी सोल्यूट दे दे, आप उसको मतलब ही नहीं है। अगर आप जिसका भी KSP निकालना चाह रहे हो तो करना क्या है, X की पावर X मल्टीप्लाई बाई Y की पावर Y, और आपका सोल्युबिलिटी जो होगा उस पे X + Y दोनों पावर रेज कर दीजिए। ये KSP निकालने की डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है भाई। दिस इज द डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक टू कैलकुलेट
KSP। अगर आपको KSP निकालना है तो डायरेक्ट सॉर्ट ट्रिक अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप सॉल्ट को देखते ही एक्स वाई पता लगा लोगे। अगर AB टाइप का सॉल्ट है तो एक्स और वाई 1 1 होंगे, A2B टाइप का है तो X2 होगा Y1 होगा, AB2 टाइप का है तो X1 होगा Y2 होगा, AB3 टाइप है तो 1 3 हो जाएगा, A2B3 टाइप का है तो 2 3 हो जाएगा, और A3B2 टाइप का है तो 3 2 हो जाएगा। आया समझ में फंडामेंटल? सीधा सॉर्ट ट्रिक लगाओ, x की पावर x मल्टीप्लाई बाई y की पावर y एंड s जो आएगा सोलिबिलिटी, उसके ऊपर दोनों पावर ऐड कर देंगे x प्लस वाई। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। अब किसी का भी निकाल कर देख लीजिए। अब मैं आपको 4 सॉल्ट देता हूं, आप देखना चारों सॉल्ट की आप सोलिबिलिटी निकाल दोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपके सामने मैं 4 सॉल्ट रखता हूं और आप चारों सॉल्ट की सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आसानी से निकाल देंगे। आया फंडामेंटल समझ में? डेफिनेटली आएगा। देखो आपके सामने मैं 4 सॉल्ट रखता हूं। एक सॉल्ट दिया मैंने AgCl, ठीक है। सेकंड वन चलते हैं। एक सॉल्ट तो हो गया आपका AgCl। एक सॉल्ट ले लिया मैंने कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सॉल्ट ले लिया मैंने AlCl3, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक सॉल्ट ले लिया मैंने कैल्शियम फॉस्फेट CA3SO4 की होल ट्वाइस, ठीक है। इन चारों सॉल्ट का आपसे कह दे KSP फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? KSP फाइंड आउट करना है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। देखो कितना इजी हो जाएगा। ये किस टाइप का सॉल्ट है? AB टाइप का सॉल्ट है, तो एक 1 की पावर 1, x की वैल्यू 1 है ना भाई। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखो यहाँ पे लिख लो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 और s की पावर 1 प्लस 1, तो कितना आएगा आपका? S स्क्वेयर इज द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आएगा S, और इससे आप सोलिबिलिटी निकालेंगे, सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ KSP। तो यानी कि आप KSP से सोलिबिलिटी निकाल सकते हैं और सोलिबिलिटी से KSP निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। अब देखो यहाँ पर फिर से लिख लीजिए, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो क्या सिखाया था? 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 और s की पावर 1 प्लस 2। इससे आसान कुछ नहीं है भाई। 1 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, और s की पावर 3 हो जाएगी, तो दिस कम्स आउट टू बी 4s क्यूब। वेरी इंटरेस्टिंग। और यहाँ से 4s क्यूब निकालोगे तो पहले s क्यूब निकालो, क्या आएगा? इट इम्प्लाइज s क्यूब इज इक्वल टू KSP पावर 4। देखो KSP किसके बराबर है? 4s क्यूब के बराबर है, तो आपका s क्यूब क्या आएगा? 4 KSP के नीचे चला जाएगा, और यहाँ से आप s निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? KSP की पूरे की पावर 1/3 आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द सोलिबिलिटी इन केस ऑफ द दिस टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। AlCl3 सॉल्ट देखिए, फिर से लिख देता हूं, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो कुछ नहीं करना, 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 एंड s की पावर 1 प्लस 3। इससे आसान कुछ नहीं है। 1 की पावर 1 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, तो 27s की पावर 4, ठीक है। तो इससे अगर आप सोलिबिलिटी निकालेंगे तो सोलिबिलिटी आएगी KSP की डिवाइडेड बाई 27 KSP के नीचे चला जाएगा, और S निकाल रहे हैं तो पूरे की पावर 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/4। और लास्ट देखिए कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट के लिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो कुछ भी नहीं करना, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 और s की पावर 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 कह दीजिए, एक ही बात है। तो 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 और s की पावर 5, तो इस कम्स आउट टू बी 108 s की पावर 5। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल। आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, बड़ा ही आसान है। मतलब हलवा हो गया KSP निकालना। KSP निकालना अब बच्चों का खेल हो गया है। KSP पता चल जाए तो आप SP निकाल सकते हो, SP पता चल जाए तो क्या निकाल सकते हो? KSP निकाल सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली। चलो कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ, तो चलिए आप बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन कई बार देखो सॉल्ट अलग अलग टाइप के भी आ सकते हैं, सॉल्ट बिल्कुल डिफरेंट टाइप के भी आ सकते हैं। जैसे मैं आपको दूं, जैसे कह दिया मैंने Na3Al(F6), या फिर आपसे कह दिया Na फ्लोरीन, और आगे दे दिया आपके एग्जाम्पल कौन सा दे?
पोटेशियम रुबिडियम दे दिया, Na पोटेशियम रुबिडियम, और O4 कह दिया, यहाँ पर क्या कह दिया, O4। और आपसे कहते हैं इस सॉल्ट के अंदर सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, अब यहाँ पर अलग अलग आयन है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 मान लो, यहाँ पे y की वैल्यू 1 मान लो, यहाँ पर z की वैल्यू 1 मान लो, लेकिन आपको करना तो वही है, 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 की पावर 1, और यहाँ भी 1 की पावर 1, और s की पावर तीनों को ऐड कर दो। और यहाँ पर ऑक्सीजन और है, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, s की पावर ये और ऑक्सीजन भी हो जाएगा, तो 1 + 1 + 1, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 3s³ हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1 सॉरी s³ हो जाएगा, 1 क्या जाएगा आपका s³। अगर ऑक्सीजन को हम इग्नोर करते हैं तो, ऑक्सीजन को इग्नोर करते हैं तो चलिए इस प्रकार से हम KSP फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो KSP का सारा फंडामेंटल क्लियर हो गया। अब देखो धीरे धीरे जब न्यूमेरिकल पे आएंगे तो हमारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। ये तो हो गया सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का तरीका। दूसरी एप्लीकेशन क्या है, कंडीशंस ऑफ प्रेसिपिटेशन। भाई सर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेसिपिटेशन होने वाला है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द प्रेसिपिटेशन। देखो क्या है कंडीशंस प्रेसिपिटेशन की। देखो आपने पढ़ा होगा दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और एक आपने पढ़ा होगा एक दूसरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है एट एनी ऑफ द कंसंट्रेशन। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर तो K इक्विलिब्रियम बोलते हैं और एनी कंसंट्रेशन पर Q से बोलते हैं। तो इसी प्रकार दो चीज़ें आती है, जैसे AgCl है वो इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, ठीक है। तो अगर आप एट एनी कंसंट्रेशन किसी भी कंसंट्रेशन पर इसका आयनिक प्रोडक्ट निकाल रहे हो, इस किसी भी कंसंट्रेशन पर इसका क्या निकाल रहे हो आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, QSP बोलेंगे या उसको IP यानी आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द Ag पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ द Cl नेगेटिव, ठीक है। लेकिन कब होगा ये, एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर हो तब तो उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा अगर स्पेशली मेंशन हो एट इक्विलिब्रियम, और एक कब होगा, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो अचीव हो चुका है तब जो आप निकालेंगे उसको बोलते हैं भाई KSP। और KSP क्या होता है, इट इज सेम Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन एंड Cl नेगेटिव, लेकिन ये दोनों कंसंट्रेशन किस पे होंगी, एट इक्विलिब्रियम। दोनों कंसंट्रेशन मतलब एट इक्विलिब्रियम concentration the product of the concentration it is act as a solubility product, but at any concentration other than equilibrium the concentration of the product of the concentration is act as the ionic product। ये किसके बराबर होगा, आयनिक प्रोडक्ट के बराबर होगा। और ये भी कंडीशन है कि प्रेसिपिटेशन कब होगा, आयनिक प्रोडक्ट कैसे एग्जिस्ट करेगा। देखो आपको पता है, अभी मैंने बताया है कि आप सोलिबिलिटी किससे निकालते हैं, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, यानी कि जो KSP है आपका इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोलिबिलिटी। भाई KSP ज़्यादा होगा तो सोलिबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। KSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी, और सोलिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी प्रेसिपिटेशन उतनी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मोर इज द सोलिबिलिटी लेसर इज द प्रेसिपिटेशन। यानी कि KSP की वैल्यू सोलिबिलिटी के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेसिपिटेशन के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इससे काफ़ी फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे आपके, देखना भी आगे जाके। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 केस आएंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 तो क्या होगा, जैसे मान लो आयनिक प्रोडक्ट है वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से कम है, आयनिक प्रोडक्ट है वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से क्या है, कम है। अब देखो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा है तो सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी, और सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी तो प्रेसिपिटेशन क्या होगी, कम, और प्रेसिपिटेशन कम होगी तो अभी सोल्यूशन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन होगा, अनसैचुरेटेड। इसका मतलब अभी और सोल्यूट है, घोला जा सकता है।
भाई अभी KSP की वैल्यू ज़्यादा है, KSP की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब सोलिबिलिटी ज़्यादा है, सोलिबिलिटी ज़्यादा है तो प्रेसिपिटेशन कम है, प्रेसिपिटेशन कम है, इसका मतलब है मोर एंड मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्ड, अभी और सोल्यूट डिजोल्व किया जा सकता है। और तो अभी सोल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, तो अभी इसमें ध्यान रखेंगे। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू से कम है तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, प्रेसिपिटेशन नहीं होगी उसमें, क्योंकि उस कंडीशन पे अभी भी और भी सोल्यूट डिजोल्व किया जा सकता है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का मतलब है कि मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, अभी और सोल्यूट डिजोल्व किया जा सकता है। अगली देखो दूसरा केस, अगर बेटा आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, इसका मतलब है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस एट इक्विलिब्रियम, और व्हेन एट रिएक्शन takes place at the solubility equilibrium then no more solute can be dissolved, तो उसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड कंडीशन। तो जब आयनिक प्रोडक्ट और KSP दोनों बराबर हो जाए तो समझ जाओ वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड कंडीशन में है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आयनिक प्रोडक्ट और KSP की वैल्यू कब इक्वल होती है, इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दोनों केस में इक्वल होती है, ठीक है। और तीसरा केस और सुनो, जब आयनिक प्रोडक्ट इट विल एक्सीड्स द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, तीसरा केस ये है, अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो गई यानी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई। अब देखो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया, लेस, अब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा तो सोलिबिलिटी भी क्या होगी, कम, और सोलिबिलिटी कम होगी तो प्रेसिपिटेशन मोर, ज़्यादा होगी। समझ में आ गया। देखो KSP कम होगा तो सोलिबिलिटी कम होगी, सोलिबिलिटी कम होगी तो प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी। तो दिस इज द थर्ड केस इज द कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। लिख लो इसको, यानी कि PPT बनने के लिए आपसे पूछ ले क्या कंडीशन होनी चाहिए, दिस इज द कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, बिकॉज इफ द आयनिक प्रोडक्ट्स एक्सीड्स देन solubility product, then solubility will be less and there will be more precipitation. So this is the condition for the precipitation, ionic product should exceed than solubility product if in case of precipitation. So this is the all the fundamentals regarding precipitation and solubility, KSP, how to find out the KSP, all the short tricks, और आज हम डिस्कस करेंगे। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, वन बाय वन सारे डिस्कस हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये फंडामेंटल आपको सबका क्लियर हो गया होगा। अब आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ ले ये क्वेश्चन और कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट। भाई आयनिक प्रोडक्ट और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट में मेजर डिफरेंस क्या है, तो हम क्या कहेंगे, KSP जो है ना सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, but the ionic product it is applicable for unsaturated and when the precipitation take place, क्योंकि तीनों कंडीशन में काम करता है ये। इसकी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, तीनों वैल्यू हो सकती है। तो बट द KSP that is applicable only and only at equilibrium in saturated solution, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, जो आपका आयनिक प्रोडक्ट है वो चेंज करता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ठीक है, लेकिन जो आपका KSP है इट डज नॉट चेंज विद कंसंट्रेशन। मैंने आपको पहले बताया है ये कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं करेगा। KSP टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, बाकी किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और ले लेते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गया, और तीसरा है कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। ये बात अपने माइंड में बेटा गांठ बांध लो, मैं आपको बता देता हूं कि कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है। कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीजेज द solubility ऑफ sparingly soluble salt। प्रूव करता हूँ, जैसे मैंने कह दिया इफ़ यू वाइंट टू कैलकुलेट द solubility ऑफ AgCl, मेरे को solubility फाइंड आउट करनी है AgCl की, लेकिन वो NaCl के सोल्यूशन में फाइंड आउट कर रहे हैं, किसमें, NaCl सोल्यूशन में। तो देखो क्या होगा, AgCl का जो सॉल्ट है वो तो sparingly soluble salt है, so there will be equilibrium between Ag positive Cl negative and the undissolved solid इसके बीच में, और NaCl का जो सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव,
ये बनेगा। अब देखो क्या होगा, इन दिस केस ऑफ NaCl देयर विल बी हाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। देखो Cl नेगेटिव दिस इज द कॉमन आयन, ये क्या हो गया, कॉमन आयन। और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, और जब Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी दैट Cl नेगेटिव विल कंबाइन विद द Ag पॉजिटिव एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ AgCl सॉलिड अगेन। तो मैंने आपको लिखी थी लाइन ये, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है सो देयर विल बी प्रेसिपिटेशन, देयर विल बी प्रेसिपिटेशन। पीपीटी फिर से बनना से स्टार्ट हो जाएंगे। हमारा पीपीटी बन रहे हैं, प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो सोलिबिलिटी डाउन चली जाएगी ना भाई। आप सिंपल सी बात है, आप ये मान के चलिए, देखो क्या होगा, KSP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोलिबिलिटी का भी बताया था, लेकिन सोलिबिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेसिपिटेशन के। ठीक है, ये बात याद रखो आप। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, when we add the salt, when we add the electrolyte which has the common ion as present in the sparingly soluble salt, अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट या बाहर से कोई सोल्यूट आप ऐड कर रहे हो उसमें ऐसा आयन है जो आपका स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट से कॉमन है, जैसे क्लोराइड आयन कॉमन है, तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन इंक्रीजेज दिस रिएक्शन गेट शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द इट विल प्रोमोट प्रेसिपिटेशन, सोल्युबिलिटी डाउन चली जाएगी। क्यों, आपकी ये दोनों आयन मिलकर क्या बना रहे हैं, वापस ये बना रहे हैं, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन डाउन होगी धीरे धीरे, और इनकी कंसंट्रेशन डाउन होगी तो आपका KSP क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा, और तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, और सोल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी इसका मतलब प्रेसिपिटेशन को प्रमोट करता है। तो हम क्या कहेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीज द सोल्युबिलिटी, या कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज प्रोमोट प्रेसिपिटेशन, ये हमेशा प्रेसिपिटेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, इसके ऊपर नो डाउट जेईई मेंस और नीट में उठा के देख लेना, कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर, KSP के ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं अब वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सेक्शन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिगार्डिंग जेईई मेंस एंड नीट रिगार्डिंग द टॉपिक सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड द कॉमन आयन इफेक्ट, वन बाय वन। चलिए देखिए बेटा, आपके स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन आपको शो हो रहेंगे। आप जब तक जो पढ़ा है ना उसको हम अप्लाई करते हैं ऑन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। ये कह रहा है एक सॉल्ट है AX2 टाइप, कैसा टाइप का है, AX2 टाइप का, उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है 3.2 × 10⁻11। देखो ये न्यूमेरिकल अगर आपको आता है तो आप भी वीडियो को पॉज करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर मैच कर लेना जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, KSP आपको फाइंड आउट करना है। देखो मैंने आपको कहा था जिसका KSP निकालना है तो सॉल्ट का टाइप देख लो, सॉल्ट कैसे टाइप का है, AX2 टाइप। तो AX2 टाइप में x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, भाई x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2। तो क्या ट्रिक बताई थी, 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई s की पावर 1 + 2 कर देंगे, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आएगा आपका, 4s³ आ जाएगा। तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको गिवन है, 4s³ आ गया, s इज द सोल्युबिलिटी, आप निकाल देंगे। देखो क्या आएगा, इस न्यूमेरिकल को यहाँ ले आता हूँ मैं, तो आपका 4s³ क्या आ गया, आपका KSP के बराबर आ गया। ठीक है, आपको s निकालना है तो s³ क्या हो जाएगा बेटा, 4s KSP डिवाइडेड बाई 4, KSP डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। देखो पहले इसको सोल्ड आउट कर लेते हैं। KSP की वैल्यू आपकी दी हुई है 3.2 × 10⁻11 और डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। देखो इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ ताकि आप देखो s की क्यूब है और यहाँ पर 11 है, इसको अगर इसको 12 कर लें तो s की क्यूब से s निकालना इजी हो जाएगा। तो इसको मैं देखो ऐसे कर लेता हूँ, 3.2 को मैंने 32 कर दिया, इसको 32 कर दिया, 3.2 को इसको 32 करेंगे तो ये 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया है, समझ गए होंगे, नीट वाले बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है, बाकी समझ जाते हैं बच्चे। ये 3.2 था, मैंने 3.2 को 32 कर दिया, ये 10⁻11 से -12 हो जाएगी ताकि ये 4 से कट जाए। अब 4 से कट जाएगा 8 पे, कितने पे कट जाएगा, 8 पे। तो आपका जो s³ निकल कर के आता है वो आता है 8 × 10⁻12। अब यहाँ से s निकालना इजी है, वो क्या हो जाएगा, 8 × 10⁻12 पूरे का हो जाएगा क्यूब रूट। क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। देखो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है,
क्योंकि 2 इंटू टू इंटू टू क्या होता है 8 ही होता है, और 10 की पावर माइनस 12 का क्यूब रूट कितना होता है 10 की पावर माइनस 4, क्योंकि 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर माइनस 4 तीन बार मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर माइनस 12 आता है। तो ये आंसर आ गया आपका सोलिबिलिटी का। यही पूछा था, देखो सोलिबिलिटी निकालनी थी, तो दिस इज द सोलिबिलिटी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। आया इजी है ना, बिल्कुल इजी है, कर लोगे आप डेफिनेटली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये देखो नीचे वाला क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट का है, ये वाला। ये कह रहा है AgCl एक स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, उसकी सोलिबिलिटी जो है इट विल बी मिनिमम। इसकी सोलिबिलिटी कहाँ पर मिनिमम होगी? अरे वहाँ पर मिनिमम होगी जहाँ पर कॉमन आयन है। तो देखो AgCl के अंदर कौन से आयन है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ये दोनों आयन देख लो कहाँ पर आ रहे हैं, NaNO3 में आ रहे हैं, नहीं आ रहे। वाटर में आते हैं, नहीं आते। NaBr में आते हैं, नहीं आते। यहाँ पर आते हैं NaCl। तो NaCl में एक आयन कॉमन है Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव, तो ये कॉमन आयन की वजह से यहाँ पर लग जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। और मैंने आपको लिखवाया था कि कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीज द सोलिबिलिटी, सो द सोलिबिलिटी ऑफ द AgCl विल बी मिनिमम इन द 0.1 मोलर NaCl ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, याद रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, जरूरी था हर बार मेरे मैक्सिमम मिनिमम आए। ये क्वेश्चन ऐसे होता, द सोलिबिलिटी ऑफ द AgCl विल बी मैक्सिमम इन, अब मैं ऑप्शन थोड़े चेंज करता हूँ, ऑप्शन में चेंज करता हूँ। पहला ऑप्शन दे दिया मैंने 0.1 मोलर AgNO3, सेकेंड ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको 0.1 मोलर KCl, थर्ड ऑप्शन दे रहा हूँ आपको मैं 0.1 मोलर Ag2CrO4, और फोर्थ ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको 1 मोलर वाटर। ठीक है, अब बिल्कुल ईजी है। देखो यहाँ पर पूछ रहा है कहाँ पर सोलिबिलिटी सबसे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो देखो कॉमन आयन इफेक्ट तीन जगह काम कर रहे हैं। Ag पॉजिटिव आयन कॉमन है, Cl नेगेटिव आयन कॉमन है, और यहाँ पर सिल्वर क्या है, कॉमन आयन है। ये ऑप्शन 1, 2 और 3 के अंदर तो कॉमन आयन इफेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पर वाटर ही है जहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर AgCl की सोलिबिलिटी वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ग्रैब कर लेना है, गलती नहीं करनी है। तो याद क्या बोला मैंने, कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीज द सोलिबिलिटी बिकॉज इट प्रोमोट्स प्रेसिपिटेशन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि कहाँ पर सोलिबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी। अब जहाँ पर सोलिबिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी ना, आपसे पूछ लेते हैं सबसे लीस्ट प्रेसिपिटेशन कहाँ पर होगा, सबसे लीस्ट प्रेसिपिटेशन कहाँ पर होगा। तो जहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा है तो वहाँ पर सोलिबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और सोलिबिलिटी अगर मैक्सिमम होगी तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन सबसे मिनिमम होगी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि in which of the following salt या in which of the following electrolyte the precipitation of the AgCl will be minimum, क्योंकि solubility अगर maximum है तो precipitation minimum होगी, तो भी आंसर कितना आता, 4 ही आता। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ग्रैब करना है। चलो अब आते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर। कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे और कैसे आपको टैकल करने हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया, जैसे ये कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड की सोलिबिलिटी दी हुई है 4 इंटू 10⁻⁻8 मोल पर लीटर। ठीक है, ये सोलिबिलिटी है। आपसे कहते कैलकुलेट्स इट्स न्यू सोलिबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ 10⁻⁻2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर आयन कौन सा आता है, कैल्शियम +2, और यहाँ पर भी आयन कौन सा आ रहा है, कैल्शियम +2। इसका मतलब है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट का काम करेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कैल्शियम क्लोराइड की सोलिबिलिटी डाउन जाएगी। ठीक है, तो आंसर 4 इंटू 10⁻⁸ से कम आएगा, क्योंकि सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। कितना डिक्रीज करेगी, तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका बताता हूं। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान रखना, कॉमन आयन इफेक्ट का कभी भी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे फर्क नहीं पड़ता। बताया मैंने, KSP इट नेवर अफेक्टेड बाय द कॉमन आयन इफेक्ट बिकॉज सोलिबिलिटी पे फर्क पड़ता है, KSP पे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका KSP निकाल लेते हैं और उस KSP को अगले में यूज कर देंगे। देखो क्या करना है, ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करोगे, आपको कैल्शियम क्लोराइड की सोलिबिलिटी दी हुई है और कह रहा है इसकी नई सोलिबिलिटी निकालो इस सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लग गया तो सोलिबिलिटी डाउन जाएगी, ये तो पता है। कितनी डाउन जाएगी, पहले KSP निकाल लो, क्योंकि KSP आपका कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं करेगा। तो आप क्या करो, पहले कैल्शियम क्लोराइड लो। कैल्शियम क्लोराइड बताओ कौन से टाइप का सॉल्ट है,
AB2 टाइप का सॉल्ट है, नजर आ रहा है। AB2 टाइप में X1 होता है, Y क्या होता है 2 होता है। तो आपका KSP क्या निकल कर आएगा बेटा, वो आ जाएगा 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 1 प्लस 2, यही आएगा आपका। और इट कम्स आउट टू बी 4S क्यूब, यही आएगा। तो आपका KSP निकाल लूँ पहले मैं, तो KSP क्या आएगा आपका 4 इंटू S की वैल्यू उठाओ कितनी है, ये रही आपकी S की वैल्यू, सॉल्युबिलिटी दी हुई ना 4 इंटू 10⁸8, तो लगाते हैं 4 इंटू 10⁻⁻8 और इस पूरे की होल क्यूब है बेटा। कई बच्चे गलती पता क्या करते हैं, इस 4 को भी अंदर ले लेते हैं ब्रैकेट के, यहाँ पर 4S क्यूब है, S की पावर क्यूब है, तो S तो आपको गिवन है, इसकी क्यूब करनी है। चलो तो 4 इंटू 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 10⁻⁻8 का क्यूब कितना होता है -24। अब 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो, यह आएगा 256, 256 मल्टीप्लाई बाई 10⁴, ये आपका KSP निकल करके आ गया। दिस इज द KSP फॉर द कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये KSP कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता है। चलो अब इस साल्ट के अंदर निकालते हैं। देखो आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है भाई, कैल्शियम क्लोराइड स्पेरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, उसके बीच में इक्विलिब्रियम कैसे सेटअप होगा, ये वाला इक्विलिब्रियम, इसकी सोल्युबिलिटी S होगी, एक आयन की सोल्युबिलिटी S होती है, यहाँ पर क्लोराइड की कंसंट्रेशन 2S है, ध्यान रखना। Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन यहाँ पर 2S है, ठीक है। तो रिएक्शन यह 2 मोल है, यहाँ पर कितने मोल है 2 मोल, तो Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन यहाँ पर 2S है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ आगे, दूसरा क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा आपका कैल्शियम +2 और 2OH नेगेटिव। हमें कॉमन आयन देखना है, यहाँ पर मान लीजिए S है, यहाँ पर कितना है 2S है, ठीक है। और ध्यान रखना सोल्युबिलिटी इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। भाई सोल्युबिलिटी क्या होती है मोल पर लीटर और कंसंट्रेशन भी क्या होती है मोल पर लीटर। तो आपको ये दिया हुआ है 10⁻⁻2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 10⁻⁻2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये है 10⁻⁻2 मोलर। तो यहाँ पर कैल्शियम आयन की यहाँ भी कितना है 10⁻⁻2 मोलर और ये भी कितना है 10⁻⁻2 मोलर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, 2S है ना, तो इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो, तो हमें टोटल कैल्शियम आयन की सोल्युबिलिटी मिल गई, इसका मतलब यहाँ पर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻2 मोलर, ठीक है, या मोल पर लीटर भी बोल सकते हो। तो अब देख लो आपको निकालनी है, देखो आपका जो KSP आएगा किसकी केस में निकाल रहा हूं मैं, कैल्शियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखना, कैल्शियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। डायरेक्ट KSP निकालने का तरीका बताता हूं आपको। क्या करोगे भाई, KSP डायरेक्ट निकालेंगे ना, तो KSP क्या होगा कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यही बनेगी इसकी फार्मूला क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड के अंदर। लेकिन ये किसकी प्रेजेंस में निकाल रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर कॉमन आयन कौन है कैल्शियम और कैल्शियम, तो यहाँ पर कैल्शियम की कंसंट्रेशन टोटल कंसंट्रेशन लेंगे। तो आप यहाँ पर एक बात देखो, मैं जो लाइन लिख रहा हूँ ना उसको ध्यान से ग्रैब करना, टोटल कैल्शियम +2 कंसंट्रेशन कितनी है, देखो कैल्शियम क्लोराइड में कितनी है 2S और आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितनी है 10⁻⁻2 मोलर दी हुई है, देखो तो टोटल कंसंट्रेशन होगी आपकी 2S + 10⁻⁻2 मोलर। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, और ये यहाँ पुट करेंगे क्योंकि आप कैल्शियम क्लोराइड की अकेले की सोल्युबिलिटी KSP नहीं निकाल रहे, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अकेले का KSP नहीं निकाल रहे, आप KSP निकाल रहे हो कैल्शियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कॉमन आयन जो है उसकी टोटल कंसंट्रेशन लेंगे तो वो है 2S + 10⁻⁻2, ये हो जाएगा। और ये तो आपको पता ही है क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी लेंगे आपकी S, और S का क्या ये था क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी 2S है, और इसका क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर, 2S का क्या हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट फंडामेंटल समझने का। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। देखो KSP निकाल चुके थे, इस पॉइंट को मैं रब कर देता हूँ, यहाँ पर आप सोल्ड आउट करते हैं। KSP आपका वही रहेगा जो पहले निकाला था, कितना
256 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -24, यही निकाला था। आगे बढ़ो, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 2s आपका ये रहा और 4s का होल स्क्वायर, 4s का क्या है, स्क्वायर है, दिख रहा है आपको, ये देखो 2s का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4s का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 8s क्यूब, क्या हो जाएगा आपका 8s क्यूब हो जाएगा। सॉरी एक गलती कर दी यहाँ पर, टोटल कैल्शियम की कंसंट्रेशन देखनी है ना, कैल्शियम की कंसंट्रेशन तो यहाँ पर S है और S प्लस 0.5 करेंगे। देखो टोटल कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन, तो कैल्शियम तो यहाँ पर S है ना, और कैल्शियम आयन कितने हैं 10 की पावर -2, तो यहाँ पर S करेंगे, सॉरी ये गलती होगी, चेक कर लेना, S प्लस 10 टू पावर -2, तो दिस इज टोटल कैल्शियम आयन S प्लस 10 टू पावर -2। तो 2s का स्क्वायर करेंगे तो 4s स्क्वायर, S से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4s क्यूब, और प्लस 2s का स्क्वायर कितना होता है 4s स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -2 4s स्क्वायर, ठीक है, 10 टू पावर -2 4s स्क्वायर हो जाएगा आपका। चले अब देखो सोलिबिलिटी पहले से ही कम है, कितनी 10 की पावर -8, और उसका क्यूब रूट करेंगे, क्यूब करेंगे तो वो तो और कम हो जाएगी, तो ध्यान रखना ये जो वैल्यू है क्यूब की टर्म में ये तो हो जाती है नेगलेक्ट, क्या हो जाती है नेगलेक्ट। अब निकालते हैं, आपका ये आ गया तो क्या करेंगे 256 10 टू पावर -24, आपका 10 टू पावर -2 नीचे आ जाएगा, उधर क्या बच गया 4s स्क्वायर बच गया आपका, क्या बच गया आपका 4s स्क्वायर, 4 भी नीचे ले आते हैं, ये 4 यहाँ आ जाएगा। चलो अब देखो 4 चला गया 256 पे 64 पे, और ये देखिए 10 की पावर -2 और 10 की पावर 24 है, ये कितना जाएगा 10 की पावर -2 24, 10 की पावर -22 हो जाएगा। अब s स्क्वायर बचा है तो s कितना आएगा आपका √64 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, तो 64 का क्यूब रूट स्क्वायर रूट कितना होता है 8, और 10 की पावर -2 है 22 का -11, तो दिस इज द सोलिबिलिटी। तो पहले देखो सोलिबिलिटी क्या थी, जब कैल्शियम क्लोराइड अकेला था तो 10 की पावर -8 थी, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोलिबिलिटी कितनी आ रही है 10 की पावर -11, तो -8 से -11 देखो सोलिबिलिटी डिक्रीज कर गई। तो मैंने प्रूव कर दिया ना, कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीजेज द सोलिबिलिटी। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फंडामेंटल, आपको स्किप नहीं करना है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन द सोलिबिलिटी। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, आप आसानी से टैकल कर लेंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। देखो एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपसे कह दे कैल्शियम फ्लोराइड है, क्या है कैल्शियम फ्लोराइड, उसकी सोलिबिलिटी दी हुई है आपको, सॉरी उसका KSP वैल्यू दिया हुआ है, उसका KSP वैल्यू दिया हुआ है, कैल्शियम फ्लोराइड का KSP वैल्यू दिया हुआ है आपको 2.4 इंटू 10 टू पावर -15, ठीक है। आपसे कह दे कैलकुलेट इट्स सोलिबिलिटी इन 0.01 मोलर सोडियम फ्लोराइड, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैल्शियम फ्लोराइड है, उसकी KSP आपको दे दिया, ये दिया हुआ है, आपसे कह दे इसकी सोलिबिलिटी निकालो 0.01 मोलर सोडियम फ्लोराइड के अंदर। आप देखो सोडियम फ्लोराइड में फ्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन कॉमन आयन इफेक्ट का काम करेंगे, तो इसको सीधा डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो अगर आपको KSP निकालना है कहाँ पर, कैल्शियम फ्लोराइड का निकाल लो KSP, कैसे हो जाएगा, और किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम फ्लोराइड। बस करना क्या है आपको, ऐसे करना है, देखो भाई KSP क्या आएगा किसका, ये पूरे के आयन के प्रेजेंस में, तो क्या आएगा कैल्शियम फ्लोराइड का, कैल्शियम +2 की कंसंट्रेशन, ठीक है, और आपका फ्लोराइड आयन उसकी कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक आप दिमाग लगा लेना बाहर से रफ पेज पर कि टोटल फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, क्योंकि फ्लोराइड आयन जो कॉमन आयन है ना उसकी टोटल कंसंट्रेशन देख लिया करो भाई। यहाँ पर F नेगेटिव है CF2, तो यहाँ पर सोलिबिलिटी देखो, दो इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेना जल्दी, जब भी कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन आए ना तो बेटा दो इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेना जल्दी से। CaF2 इसका सेटअप क्या आएगा, कैल्शियम +2 प्लस
2F नेगेटिव, तो इसका सोलिबिलिटी आ जाएगा आपका 2S, ठीक है। और एक सेटअप कर लेना NaF, NaF में क्या होता है Na पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव, तो F नेगेटिव कंसंट्रेशन आपको गिवन है, देखो ये रही F नेगेटिव कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 मोलर, एक ये रही, तो आपको टोटल फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मिल गई, कितनी है 2S प्लस 0.01, बस 2S किसकी है अकेले कैल्शियम फ्लोराइड की, 0.01 किसकी है सोडियम फ्लोराइड की, और ये दोनों जब मिक्सअप होते हैं तो सोलिबिलिटी डाउन जाएगी, तो टोटल दोनों की कितनी है फ्लोराइड आयन की, इतनी है। ये वैल्यू यहाँ पर रख दो जब आप KSP निकाल रहे हो कैल्शियम फ्लोराइड का, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम फ्लोराइड की प्रेजेंस में। इससे बढ़िया शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई। चलो अप्लाई करो, देखो KSP कितना आएगा, कैल्शियम प्लस 2 कंसंट्रेशन S आएगी मल्टीप्लाई बाई फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन, देखो टोटल कितनी बताई थी, एक तो उधर से लिखो 2S प्लस और नीचे कितनी है 0.01, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे दिमाग लगाना है। आप देखो फिर से सोल्व करो इसको, KSP कितना आएगा, 2S का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4S स्क्वायर, आगे S से मल्टीप्लाई कर देंगे 4S क्यूब प्लस 0.01 का स्क्वायर करो। भाई 0.01 क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.01 को 10 की पावर माइनस 2, भाई 0.01 10 की पावर माइनस 2 तो होता है, तो 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करो 10 की पावर माइनस 4 और S लग जाएगा, आगे S से मल्टीप्लाई है, आगे किससे मल्टीप्लाई है S से, तो ये यहाँ पर S आ जाएगा, ठीक है। और फिर से बोला था क्यूब पावर क्या हो जाती है नेगलेक्ट हो जाती है, तो आपका S निकल गया सीधा, तो S कितना आएगा KSP डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 4, सीधा आ गया। S कितना आ गया आपका सोलिबिलिटी, दिस इज द सोलिबिलिटी ऑफ द कैल्शियम फ्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम फ्लोराइड, तो दिस S इज द KSP डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। अब KSP उठा लो, आपका ये रहा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 10 की पावर माइनस 4, तो आ गया 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 11, दिस इज द KSP। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और ले लें, फिर हम लेक्चर को फिनिश करते हैं, फिर हम और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आगे। चलिए देखिए ये 3 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये कह रहा है एक बेस है MOH थ्राइस, उसकी KSP की वैल्यू दी हुई है 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, कह रहा है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन। इस MOH थ्राइस के अंदर है ना हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बतानी है। देखो आपको एक बात तो रिलेट कर दूँ सीधा सीधा बेटा, जो सोलिबिलिटी होती है ना, सोलिबिलिटी इट इज रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, वो कंसंट्रेशन से रिलेट होती है। तो जहाँ पर कंसंट्रेशन पूछ रहा है वो सोलिबिलिटी होती है, कंसंट्रेशन भी मोल पर लीटर में ली जाती है और सोलिबिलिटी भी आपकी मोल पर लीटर में ली जाती है। तो आप सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से आप सोलिबिलिटी निकाल लोगे और वही सोलिबिलिटी आपकी कंसंट्रेशन भी होती है, ठीक है, इसमें पजल मत होना। तो देखो पहले KSP क्या आएगा, पहले वो फाइंड आउट करो। पहले तो आप ये देखो MOH की होल थ्राइस कैसे इक्वेट करेगा, मेटल पे +3 चार्ज आएगा क्योंकि OH 3 होते हैं, तो 3 OH नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ पर बच्चे गलती पता क्या कर देते हैं, यहाँ पर उनको लगता है OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर सोलिबिलिटी S है, यहाँ पर सोलिबिलिटी 3S है, तो यहाँ पर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 3S के बराबर होगी, यहाँ पर OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 3S के बराबर होगी, ना कि S के बराबर। गलती ये कर देते हैं बच्चे, ठीक है। OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी है 3S के बराबर है, दिस इज 3S, ठीक है, क्योंकि 3 OH नेगेटिव आयन है। तो अब निकालेंगे, देखो कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं। देखो KSP कैसे निकलेगा, MOH थ्राइस के अंदर X की वैल्यू 1 है, Y की वैल्यू 3 है, दिख रहा है भाई, M तो 1 है, OH कितने हैं 3, तो X 1 है Y 3 है, तो आपका KSP कितना आएगा 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई S की पावर 1 + 3, यही बनेगा। 1 की पावर 1 होती है, 3 की पावर 3 की ना होती है 27 और S की पावर 4, तो आपका कितना बनेगा 27 S की पावर 4। अब आपको KSP गिवन है, देखो ये रहा 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, उधर कितना रह गया 27 S की पावर 4, ठीक है। अब देखो ये 2.7 है, ये 27 है, तो इसको भी 27 ही बना लो ताकि डिवाइड करने में आसानी हो। देखो 2.7 को अगर मैं 27 बनाऊंगा, चाहे इसको डिवाइड में ले आओ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना हो जाएगा
2.7 इंटू 10 की पावर -11 डिवाइडेड बाई 27, उधर क्या रह गया s की पावर 4। आपको विजिबल है नीचे का ये, यस देखो 2.7 कितने पे चला गया, 27 पे, 10 पे चला जाएगा बेटा, ये 10 पे चला जाएगा, 2.7 27 10 पे चला जाएगा। ऊपर कितना है, 10 की पावर देखो कितनी है, -11, नीचे कितना है 10, ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगी। तो आपका s की पावर 4 क्या निकल कर आ गया, 10 की पावर -12। देखो नीचे -11 नीचे 10 है, 10 ऊपर जाएगा 10 की पावर -1 होएगा, तो s की पावर 4 इतना आ गया। तो आपका s कितना आएगा, s हो जाएगा आपका 10 की पावर -3। s कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3। लेकिन आपको s नहीं निकालना बच्चे, एक ऑप्शन ये भी मिलेगा s 10 की पावर 3 करके आ जाते हैं, लेकिन आपको s नहीं निकालना, आपको निकालना है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। और मैंने कहा है OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितनी है, 3s के बराबर है, तो उसको 3 बराबर पुट करो। तो आपका OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना आएगा, 3 इंटू 10 की पावर -3, 3 इंटू 10⁻³ आंसर आएगा इसका। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कर लोगे आप आसानी से। अब नीचे वाला बिल्कुल वही है क्वेश्चन, जल्दी से आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। नीचे क्वेश्चन वही है, देखो ये कह रहा है स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है, उसका KSP वैल्यू x दिया हुआ है, KSP की वैल्यू नहीं दी, KSP x कह दिया। कह रहा है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ये आपके 4 ऑप्शन है, करो जल्दी। क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इजीली टैकल कर सकते हो बेटा, लगाओ दिमाग। देखो OH कितने हैं, 2, तो यहाँ पर OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 2s आएगी, ना कि s आएगी। कितनी आएगी, 2s, क्योंकि आपका जो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है इट विल डिसोशिएट लाइक स्ट्रोंशियम +2 और 2 OH नेगेटिव, तो इसकी कंसंट्रेशन 2s के बराबर आएगी। ठीक है, आप पुट कर दीजिए। तो आपका KSP वही फार्मूला है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो आपका जो KSP निकल कर के आएगा वो आएगा 4s², 4s³ आएगा। अब KSP आपको गिवन है, KSP कितना है, x है, देखो ये रहा, तो क्या कर देंगे x = 4s³, x को नीचे ले आओ 4 को, तो आपका s³ क्या हो गया, x/4, x/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और s कितना आएगा, इट इम्प्लाइज s कितना आएगा, s/4 पूरे की पावर 1/3। आप देखो ये ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, x/4 पूरे की पावर 1/3, ये रहा x/4 पूरे की पावर 1/3। कई बच्चे इसको टिक करके आ जाते हैं, लेकिन अब आपको बेटा ये देखो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पूछी है, और OH नेगेटिव कंसंट्रेशन 2s के बराबर है। किसके बराबर है, 2s के बराबर, तो ये आगे 2 से मल्टीप्लाई होएगा। तो अब आपकी जो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन आएगी वो 2s है, और 2s क्या होता है, 2 इंटू x/4 पूरे की पावर 1/3, 2 से मल्टीप्लाई होएगा, तो ये आंसर आएगा 2 ना कि 3, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्या कह रहा है। ये 4 आपको सॉल्ट दे रखे हैं, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। आपसे कह रहा है विच विल शो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। मान लो चारों का 1 लीटर सोल्यूशन बनाना है हमें, चारों का क्या बनाना है, 1 लीटर सोल्यूशन, चारों स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, चारों का 1 लीटर हमें सोल्यूशन बनाना है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन शो करेगा, ये क्वेश्चन है। विच विल शो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन। बेटा इसमें एक कॉन्सेप्ट लग रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर आप दिमाग लगाओ, और वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी है। देखो आपको बात बता दूं, अगर इन चारों में आयन देखें तो एक में आयन है कैल्शियम +2, एक में आयन है मैग्नीशियम +2, एक में आयन है स्ट्रोंशियम +2, और एक में आयन है आपका बेरियम +2। ठीक है, अब आपको पता है इन चारों में से अगर चेक करें तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो बेरियम इज द लार्जेस्ट साइज कैटायन, ये सबसे लार्ज साइज का कैटायन है। और कितने बच्चों को ये बात पता है कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज हाइड्रेशन एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है, और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है मोर इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो आपका सारा फंडामेंटल निकल करके क्या आ गया, साइज ऑफ कैटायन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी।
वो हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होगी, कैटायन से जितना छोटा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज द स्मॉलर साइज कैटायन इट इज इजीली कैप्चर्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। भाई कैटायन जितना छोटा होगा ना वो उतना जल्दी वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा कैप्चर हो जाएगा, और कैटायन जितना बड़ा होगा इट विल बी डिफिकल्ट टू कैप्चर्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। ये फंडामेंटल है, ठीक है। जैसे दो बच्चे हैं, उनके पीछे पानी पीछे भाग रहा है उनके, ठीक है, मतलब पानी की इधर से लहर आ रही है और समुद्र की लहर आ रही है, एक उससे पानी से बचकर दूर भागना है, एक छोटा बच्चा भाग रहा है, एक बड़ा बच्चा भाग रहा है। तो पानी की लहर से कौन बच पाएगा, जो बड़ा बच्चा है, क्योंकि उसका पैर बड़े हैं, वो आसानी से बचकर निकल सकता है। जिसके पैर छोटे हैं वो पानी पे पैर भीग भी सकते हैं, क्योंकि उसका साइज छोटा है, इट विल बी कैप्चर्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे फंडामेंटल को समझो, ठीक है। तो कैटायन जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वाटर में जितना ज़्यादा हाइड्रेट होएगा उतना ज़्यादा सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो अब लगा दो दिमाग, जिसका कैटायन सबसे बड़ा है, लार्ज इज द कैटायन, स्मॉलर इज द हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी जितनी कम होगी सोल्युबिलिटी उतनी कम होगी, और सोल्युबिलिटी जितनी कम होगी प्रेसिपिटेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो मैक्सिमम प्रेसिपिटेशन शो करेगा आपका बेरियम सल्फेट। समझ में आया, क्योंकि बेरियम सल्फेट में जो कैटायन है वो सबसे लार्ज साइज का है। लार्जर इज द साइज ऑफ कैटायन, लेसर इज द हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी लेस हो जाएगी, आपकी सोल्युबिलिटी भी लेस हो जाएगी, और सोल्युबिलिटी जितना कम प्रेसिपिटेशन उतना ज़्यादा। तो आपको सीधा फंडामेंटल मिल गया कि आपकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो सोल्युबिलिटी के तो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन मेरे भाई प्रेसिपिटेशन के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, कैटायन के साइज पे। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, मोर इज द हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे आता कि विच विल शो मिनिमम प्रेसिपिटेशन, मिनिमम आ जाता, कौन सा सबसे कम प्रेसिपिटेशन शो करेगा। तो प्रेसिपिटेशन सबसे कम किस में होएगा, देखो प्रेसिपिटेशन क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। प्रेसिपिटेशन मिनिमम कब होगा, जब सोल्युबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और सोल्युबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, जब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। और हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम कब आएगी, जब कैटायन का साइज क्या होगा, मिनिमम। दिमाग ऐसे लगाओ ना, ये पूछा था कौन सा मिनिमम प्रेसिपिटेशन शो करेगा। अब मिनिमम प्रेसिपिटेशन वो शो करेगा, मिनिमम प्रेसिपिटेशन वो शो करेगा जिसकी सोल्युबिलिटी मैक्सिमम है। सोल्युबिलिटी मैक्सिमम किस पे डिपेंडेंट करती है, हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम चाहिए तो कैटायन छोटे छोटा होना चाहिए। तो स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मैग्नीशियम सल्फेट का है, तो मिनिमम प्रेसिपिटेशन मैग्नीशियम सल्फेट में होगी। तो दिस इज द फंडामेंटल रिगार्डिंग सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगले लेक्चर में हम पीएच का कॉन्सेप्ट है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेट करूंगा मैं, और कुछ और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जेईई मेंस नीट के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा अगले लेक्चर में। तो अगला लेक्चर हमारा रिलेट रहेगा प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच रिगार्डिंग सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इट रिलेशनशिप विद द पीएच ऑफ द रिलेशन। जैसे अगर आपको सामने कोई सॉल्ट दे रखा है, कोई एसिड दे रखा है, कोई बेस दे रखा है, उसकी पीएच वैल्यू दी हुई है और उसका सोल्युबिलिटी से रिलेशन चेक करना हो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेशनशिप चेक करना हो, तो वो अगला लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच ऑफ द पीएच कॉन्सेप्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी एंड ऑल अदर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू सोल्युबिलिटी। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। चैनल पे नए हैं भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। यू विल डेफिनेटली गेट removal of the phobia from the ionic equilibrium numericals. Stay tuned with the beauty of chemistry and yes sir, thank you so much। कल मिलते हैं नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ। Till then don't forget लक्ष्य को हर हाल में पाना है। Thank you so much।